नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्राचीन भारत में व्यापार। तो इसके अंतर्गत हम लोग, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उद्योग, आंतरिक व विदेशी व्यापार, व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र, नगरीय केंद्र, श्रेणी व्यवस्था आदि के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न चुने हैं। तो ये केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, इनको आप सब्जेक्टिव, अगर आपका पेपर है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बनाया है। थोड़ा एकदम वन लाइनर नहीं है, थोड़ा डिटेल में ही इसकी बातचीत की है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि हम लोग इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। मित्रों, आपके सपोर्ट के बिना, आपके समर्थन के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट। तो इसलिए मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों वगैरह से भी निवेदन करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। इससे थोड़ा मुझे भी बूस्टर डोज एक कह लीजिए कि मिलेगी, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपके सामने आऊं। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, व्यापार और वाणिज्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इतिहास का। ये विषय आर्थिक इतिहास से है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कक्षाओं वगैरह में भी पढ़ाते समय जो टीचर्स वगैरह होते हैं और आर्थिक इतिहास के बारे में उतनी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन या करते भी हैं तो बस, अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है तो आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करके, या मैंने ये देखा है कि और कालों में, जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, या और भी आगे के जो काल हैं, यहाँ तक कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो समय है वो व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इन सब पर चर्चा करना आवश्यक है, और ये केवल आपके एकेडमिक परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामान्य रूप से व्यापार दो तरह के होते हैं। एक आंतरिक व्यापार कहते हैं, दूसरा विदेशी व्यापार। तो निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो, और आयात की जाने वाली वस्तुएं, ये विदेशी व्यापार से संबंधित होती हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हम दूसरे देशों में बेचते हैं उनको निर्यात कहते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं जो हम अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसको हम आयात कहते हैं। तो हमारे देश का प्राचीन काल में जो व्यापार था वो बहुत ही विस्तृत था, और यूरोप और एशिया वगैरह के देशों के साथ हमारा काफ़ी व्यापार होता था। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये व्यापार वगैरह का प्रारंभ कहाँ से हुआ, हम तो उसी की बात प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से। जैसे मैंने कुछ प्रश्न चुने हैं, बहुत सारी बातें आप जानते होंगे। आर्थिक जीवन प्रायः जो है वो, जितनी भी प्राचीन काल के राजवंश थे, अगर देखा जाए तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि के ऊपर ही आधारित थी। भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और जो व्यापार वगैरह होता था वो ज़्यादातर व्यापार जो था वो कृषि उद्योगों से ही संबंधित था। तो मेहरगढ़ से प्राप्त प्राक सैंधव संस्कृति के अवशेषों में कपास या कॉटन के साक्ष्य मिले हैं। और तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था, उपयोग होता था, और हमें कई जगहों से, मोहनजोदड़ो वगैरह से भी जो है हमें कपड़े के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो में एक चांदी के पात्र और 2 ताम्र उपकरणों से चिपके हुए धागे पाए गए हैं जो कपड़ा उद्योग की पुष्टि करते हैं। इसी तरह से कपड़े केवल सादे ही नहीं होते थे, कपड़ों को रंगने की भी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो और लोथल में, अब जगहों के नाम याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे मिली है टंकी। तो मोहनजोदड़ो व लोहल में
लोथल में कपड़ा रंगने की टंकी भी मिली है। जहाँ तक धातु उद्योग का प्रश्न है तो सैंधव सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा इत्यादि का उपयोग करते थे। आप ध्यान रखिए कि लोहे का उपयोग वो नहीं करते थे। तो किस चीज़ का उपयोग करते थे? विभिन्न वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती हैं वहाँ, जो सैंधव उद्योग था, तो उसमें हमें सोने की बनी वस्तुएं, जैसे सोने के हमें ऑर्नामेंट्स वगैरह गहने हैं, चांदी के गहने हैं, तांबे की बनी जो होम अप्लायंसेज हैं, कांसे की बनी होम अप्लायंसेज हैं, सीसा या लीड जिसे कहते हैं, तो इन सब का उपयोग जो है वो हुआ है वहाँ पे। उनसे गहने बनाए जाते थे और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती थी, औजार हथियार आदि बनाए जाते थे। तो सैंधव काल में कांसे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता था और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और कुछ चीज़ें आप जानते ही हैं, जैसे कि सैंधव सभ्यता के एक नगरीय सभ्यता थी, तो ईंटें बनाने का भी उद्योग वहाँ पर था। पकी हुई ईंटें जो है हमें सबसे पहले सैंधव सभ्यता में ही दिखाई देती हैं। इसी तरह से आप देखिए चान्हू और लोथल में मनके बनाने का कारखाना खोजा गया। मनका जो है वो बीट्स जो, तो मैंने यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को लिया है। तो मनकों के निर्माण में किस चीज़ के ये मनके बनते थे, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मनकों के निर्माण में सेलखड़ी, कार्नेलियन, जैस्पर, कैल्शिडोनी, क्रिस्टल, लाजवर्ड, कांचली मिट्टी होती है, शंख, हाथी दांत आदि का प्रयोग किया जाता था। और ये मनके कई आकारों में प्राप्त हुए हैं, जो कि बेलनाकार भी हैं, गोल भी हैं, अंडाकार भी हैं, अर्धवृत्ताकार भी हैं, ढोलाकार यानी ढोलक के रूप के बीच से मोटे और किनारों के साइड में थोड़ा थोड़ा पतले हो जाते हैं। इसी तरह से सैंधव स्थलों से फिर भी तांबे और कांसे के बने हुए बहुत सारे औजार हमें प्राप्त होते हैं। और तो ये औजार जो है वो विभिन्न कामों में लाए जाते थे, जो जैसे कुछ घरेलू उपयोग में आते थे, कुछ हथियार जो है वो आत्मरक्षा वगैरह के काम में आते थे। सैंधव लोगों को सोना, चांदी, तांबा, सीसा, तो ये आप याद रखिए, इन धातुओं का उनको ज्ञान था। तांबा, कांसा और तांबा मिला, ये तांबा और टिन मिला करके कांसा बनता था। कांसा जो था वो एक यौगिक था जो कि तांबे और टिन को मिला के बनाया जाता था। एल्बस्टर और सेलखड़ी बलूचिस्तान से मिलती थी और चांदी मुख्य रूप से अफगानिस्तान से अथवा ईरान से। उस समय उसको जैसे प्राचीन काल में फारस कहा जाता था, पर्शिया कहा जाता था, ईरान आधुनिक नाम है, तो ईरान से आयात की जाती थी। सोना दक्षिण भारत से प्राप्त होता था। आज भी आप देखिए कोलार में सोने की खान है, कर्नाटका में। तो ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है कि सोना दक्षिण भारत से आता होगा। तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। टिन और सीसा ये अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। तो आप केवल ये न जाने कि किन धातुओं का प्रयोग होता था, आपको ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको ये भी याद रखना होगा कि ये वस्तुएं कहाँ से आती थी। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। चरखे और तकली के द्वारा सूत काटने की कला सैंधव लोगों को ज्ञात थी। इसी तरह से रंगसाजी वहाँ का एक बहुत अच्छा व्यवसाय था। तो रंगसाजों के द्वारा प्रयोग किए गए बड़े बड़े टब प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि रंगसाजी का व्यवसाय प्रचलित था और कपड़ों की रंगाई होती थी। ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं जो व्यापार है वो पणियों के द्वारा किया जाता। पणि कहते थे व्यापारियों को। तो इसी तरह से जैसे आजकल हम लोग मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो वस्तुओं का भाव ताव किया जाता था और वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। यानी कि एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना, क्योंकि उस समय कोई सिक्के वगैरह नहीं चलते थे। आर्य लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। ऋग्वेद में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों और वाणिज्यों द्वारा 100 चप्पू से चलने वाले जहाज़ों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पानी के जहाज़ हैं वो पानी के जहाज़
यद्यप उसके बारे में हमें एक बंदरगाह लोथल में भी मिला था सिंधु घाटी की सभ्यता में। अब तो डॉक यार्ड जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर्य लोग भी जो है वो समुद्री व्यापार करते थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसको याद रखिएगा इस सवाल को। और इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं कि पणियों का स्थान जो था वो वैश्यों ने ले लिया था उत्तर वैदिक काल में। तो समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त हो गया था वैदिक काल में, आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो व्यापार वगैरह का काम जो है वो और कृषि वगैरह का काम वैश्यों के जिम्मे था। तो वैदिक काल में धन उधार देने का भी प्रचलन था, जिसके लिए कुसीदिन या कुसीद शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं अक्सर जो है। इसी तरह से जातक कथाएं जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जातक कथाओं में हमें भारतीय नाविकों के बारे में और व्यापार वगैरह के बारे में, व्यापारियों के कारवां के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, तो जातक कथाएं ढेर सारी हैं। तो अब जैसे वावेरु जातक है, वावेरु जातक से ज्ञात होता है कि भारतीय नाविक वावेरु या बेबीलोनिया तक पानी के जहाज़ों से जाते थे। तो बेबीलोनिया आप जानते ही हैं कि कहाँ पर है। तो बेबीलोनिया तक, बेबीलोनिया की सभ्यता भी जो है हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम, तो एशिया में ही है ये। पहले जिसे आजकल हम लोग इराक कहते हैं, पहले उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो वहीं पे असीरिया, बेबीलोनिया, काल्डियन सभ्यता, तो ये सब जो है वहीं पे, सुमेरियन सभ्यता, ये सब वहीं पे उत्पन्न हुई थी। तो बेबीलोनिया तक भारत के जहाज जाया करते थे उस काल में। और इसी तरह से सुपारक जातक है। सुपारक जातक से ऐसा प्रतीत होता है कि भृगुकक्ष से मिस्र जाने वाला सीधा समुद्री मार्ग भारतीय नाविकों को बहुत पहले से ज्ञात था। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही मिस्र के साथ भारत का व्यापार होता था, जिसकी पुष्टि हो रही है सुपारक जातक। तो सुपारक जातक से प्रतीत होता है कि भृगुकक्ष से मिस्र जाने वाला सीधा समुद्री मार्ग भारतीय नाविकों को पहले से ही मालूम था। तो बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे आप देखिए, हमें जो है अतीन्द्रनाथ बोस हैं। अतीन्द्रनाथ बोस ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, सोशल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। किताब का नाम भी पूछ लेते हैं, तो अतीन्द्रनाथ बोस की किताब है सोशल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसके सेकंड वॉल्यूम में वो लिखते हैं कि अलेक्जेंड्रिया से नील नदी होते हुए काप्टस तक, वहाँ से ऊँटों के माध्यम से म्योस होर्मुस तक, और वहाँ से जहाज लाल सागर के नीचे मोजा और आगे ओकेलिस की खाड़ी तक जाते थे। वहाँ से वो समुद्री किनारों का रास्ता अपनाते थे और वहाँ से बारबेरिकम, बारबेरिकम यानी सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित ये जगह है, अथवा बैरी गजा या भृगुकक्ष तक, बीच में कभी कभी सोकोट्रा में रुकते हुए नाविक जो है सीधे मालाबार तट तक पहुँचते थे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कितना विस्तृत व्यापार था प्राचीन काल में। अब जैसे आप देखिए, बोगस कोई का अभिलेख है, तो बोगस कोई के अभिलेख में भारतीय देवताओं के नाम हमें मिलते हैं, कई सारे, मित्र, वरुण, इंद्र आदि का। तो इससे ये पता चलता है कि पश्चिम एशिया के साथ उनका, यानी भारतीयों का बड़ा गहरा संबंध रहा होगा निश्चित रूप से। प्राचीन मिस्र, मेडागास्कर, सिकंदरिया, इंडोनेशिया व रोम से भी भारत का व्यापार हुआ करता था। अब देखिए, प्रथम शताब्दी में मानसूनी हवाओं की खोज से समुद्री व्यापार में काफ़ी तेजी आई।
पेरिप्लस एक ग्रंथ है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसके लेखक का नाम पता नहीं है। तो पेरिप्लस जो है उसमें भारतीय प्रायद्वीप के समुद्र तटीय नगरों और बंदरगाहों के विवरण जो है काफ़ी अधिक हमें मिलते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली पश्चिमोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी सिंधु और उसके जो दलदली सप्तमुखों का उल्लेख जो है वो पेरिप्लस में मिलता है। इसी तरह से बारबेरिकम यानी सिंधु नदी के मुहाने का जो बंदरगाह है, मिन्नगर नामक बंदरगाह है, इन सब का उल्लेख हमें उसमें मिलता है। तो पेरिप्लस के अनुसार मानसूनी हवाओं के ज्ञान से लाल सागर स्थित ओकेलिस नामक बंदरगाह से जहाज मुजिरिस या मालाबार तट, जैसे केरल का तट है हमारा, वहाँ तक आते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी दूर से रेड सी तक से जहाज चलते थे और मालाबार तक आते थे। तो बिहार, अब आप देखिए भारत और रोम के बीच में जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के और आगे चल के प्रथम शताब्दी ईस्वी वगैरह में जो व्यापार होता था, यानी मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के पहले का जो समय था, तो उनमें काफ़ी व्यापार होता था। तो भारत का व्यापारिक लाभ जो है रोम की अपेक्षा 10 गुना अधिक बढ़ गया था। यानी कि पलड़ा जो है वो भारत की तरफ झुका हुआ था। भारत जो है निर्यात ज़्यादा करता था, आयात कम करता था। तो रोम का व्यापारिक घाटा प्लिनी के अनुसार 55 करोड़ सेस्टेरस या 2,20,000 पाउंड हो गया था। संगम साहित्य आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत के इतिहास में, जो संगम साहित्य है संगम युग में। तो संगम साहित्य में मामल्लपुरम, पुहर व अन्य कई बंदरगाहों और यवनों के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। जैसे दो स्थान जो थे, पामीरा और पेट्रा, ये भारतीय माल के प्रमुख बाजार थे। मित्रों, बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो हमारे यहाँ से बाहर भेजी जाती थी और बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो आयात भी की जाती थी। तो जिनकी चर्चा जो है वो हम बीच बीच में करते रहेंगे। अब जैसे आप देखिए भारतीय माल समुद्र के रास्ते फरात या यूफ्रेटिस, फरात ये जो है वो जैसे आप दजला फरात कहते हैं मेसोपोटामिया, तो यूफ्रेटिस के रास्ते बोलेजेरिया तक पहुंचता था। अफ्रीका में अदुली बंदरगाह का उल्लेख मिलता है, जहां से भारत का व्यापार होता था, वहां से जहाज आते थे। इसी तरह से भारत से रोम को क्या चीज़ें जाती थी? मसाले, काली मिर्च, जायफल, लवंग, रेशमी वस्त्र इत्यादि निर्यात किए जाते थे। अब देखिए ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत और पश्चिम के बीच व्यापार मुख्य रूप से बल्क, मर्व, एक बतना, कैटशिफान और सेल्यूशिया के माध्यम से होने लगा। ये सब स्थान जो है आपको एशिया में हैं। इसी तरह पश्चिम एशिया के राज दरबारों से मौर्यों के बड़े अच्छे संबंध थे। यूनानी लेखकों के लेखन में अनेक व्यापारिक नगरों का उल्लेख हुआ है। मित्रों, अब जैसे आप देखिए मौर्यों के जो दरबार था हमारे यहाँ, तो मौर्यों का दरबार जो है वो उसमें बहुत सारे विदेशी बीच बीच में आते रहते थे। अब जैसे आप देखिए कि मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त के दरबार में, उसी तरह से फिर आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि जो यूनानी राजदूत थे वो बिंदुसार के दरबार में भी रहे, अशोक के दरबार में भी रहे, तो इनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो यूनानी लेखकों के लेखन में बहुत सारे व्यापारिक नगरों, बंदरगाहों और व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अज्ञात लेखक जो है वो हमें बहुत सारी बातें बताता है। हमें अनेक बंदरगाहों जैसे मुसेल, बेरेनिके, अडुली, मोसिलम, एरियाक, बैरीगजा, मुजा जिसे मोखा कहते हैं, भृगुकक्ष जिसे आजकल हम लोग भरूच कहते हैं, ये पश्चिमी समुद्र तट पे है गुजरात में। इसी तरह से यूडेमा, अदन जो है आजकल का, तीन से होने वाले व्यापार का विवरण देता है पेरिप्लस।
इसी तरह से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों का भी उल्लेख करता है पेरिप्लस, जिनमें बारबेरिकम, मिन्नगर, ये सब जो है वो सिंधु के मुहाने पे हैं। इसी तरह भृगु कक्ष भरूच, जो भरूच गुजरात में है, पैठन प्रतिष्ठान जिसे आजकल कहते हैं, इसी तरह से तगर, सोपारा जिसे शूरपारक कहा जाता था उस समय, कल्याण, सेमिलन, मांडगोर, पालय पत्तनय, ये सब दक्षिण भारत में है, गोवा, दमिरिका, नीरा, टिंडिस, मुजिरिस आदि बंदरगाहों से एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों से व्यापार होता था। तो इन सब का उल्लेख पेरिप्लस में हमें मिलता है। इसी तरह से चोल शासनकाल में जो चोलों का जो पूरा एरिया था उसको चोल मंडल कहा जाता था। तो चोल मंडल में उरैयूर, कमर, पोडुका और सोप्तम, अरिकमेडु, कावेरीपत्तनम आदि चोल मंडल के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। मित्रों, पश्चिमी और पूर्वी बंदरगाह जो थे, जैसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो बंगाल में था, इसी तरह से उड़ीसा का पेलूर, मडलीपट्टनम आदि से, तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्र तटों पे जो बंदरगाह थे वहाँ से सुवर्ण भूमि, एक्चुअल में दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उसको भारत वाले एक शब्द में सुवर्ण भूमि कहते थे। तो सुवर्ण भूमि, बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहा जाता था, हुन्नान, जावा, सुमात्रा, चंपा, अन्नाम तथा अन्य सभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। बनारस रेशमी और सूती वस्त्रों के लिए प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। बंगाल और उड़ीसा सूती वस्त्रों के लिए, गंधार और उड्डीयान व शिवी ऊनी कंबल के लिए, इसी तरह से कंबोज जो था वो घोड़े, ऊंट और पश्मीना लोम और चर्म यानी चमड़े के लिए, और बनारस में सुगंधित तेल और लकड़ी इत्यादि भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, उनकी बिक्री भी होती थी। पाणिनि ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, और अब जैसे वो बाजार को आपण कहता है, संस्कृत में भी आप देखिए, संस्कृत में आपण का मतलब बाजार होता है। इसी तरह से पंड्य का मतलब होता है व्यापारिक वस्तु, या जिसे हम खरीद सकते हैं उसे पंड्य कहते हैं। क्रय विक्रयिक जो है वो खरीदार जो होता था, जो खरीदार होता था उसको कहते थे क्रय विक्रयिक। इसी तरह से ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए, आपसे बहुत सारे कंपटीशंस में पूछा जाता है। वासनिक कहते थे व्यापार में जो पूंजी लगाने वाला व्यक्ति होता था, यानी जो निवेशक होता था उसे कहते थे वासनिक। इसी तरह से चुंगी कहते थे शुल्कशाला होता था जहाँ पे चुंगी देते थे लोग, चुंगी घर आदि का उल्लेख हमें पाणिनि के ग्रंथ में मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी। इसी तरह से उत्तरापथ शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो उत्तरापथ, देखिए इसमें पथ लगा है, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, मार्ग। तो यह एक महापथ था, या बहुत बड़ा रास्ता था, सबसे बड़ा पथ था, यह मार्ग था जो आधुनिक बिहार के राजगृह से वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, सोरों, बेरंज, मथुरा इत्यादि से होते हुए शाकल जाता था। शाकल से आगे तक्षशिला तक जाता था। आप समझ सकते हैं, तक्षशिला में प्राचीन काल में विश्वविद्यालय था, वहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। चाणक्य वहीं पे शिक्षा देता था, चाणक्य वहीं से पढ़ा हुआ था, चंद्रगुप्त भी वहीं पे पढ़ा हुआ था। तो उत्तर से दक्षिण पूर्व को जाने वाला एक मार्ग था, और ये मार्ग जो है वो श्रावस्ती से राजगृह तक जाता था। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाला एक मार्ग था। यह मार्ग जो है श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था, तथा इस मार्ग पर जो प्रमुख नगर थे वो थे कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में है, विदिशा आजकल जिसे आप उज्जैन कहते हैं, विदिशा महाराष्ट्र में है, और महिष्मती है। तो ये सब जो है वो दक्षिण पश्चिम जाने वाले मार्ग पर स्थित थे। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथों में भी हमें काफ़ी व्यापार वाणिज्य के बारे में मिलता है। जैसे हमने जातक कथाओं की चर्चा तो की ही ऊपर, बौद्ध ग्रंथों में 3 मस्तूल वाले पानी के जहाज़ों का वर्णन है।
जहाज चालक को नियामक कहा जाता था। आप याद रख लीजिए यह शब्द, जहाज चालक को बौद्ध ग्रंथों में नियामक कहा गया है। इसी तरह से बौद्ध ग्रंथों में व्यापारिक कारवां के नेता को सार्थवाह कहा गया। देखिए ये नियामक और सार्थवाह बहुत बार कंपटीशंस में पूछे गए हैं, तो आप इनको दिमाग में बिठा लीजिए। इसी तरह से अटवी रक्षक जो है ये व्यापारियों के रक्षा करते थे, क्योंकि व्यापारी सुनसान रास्तों से गुजरते थे, जंगलों से जाते थे, तो इसलिए इनको अटवी रक्षक का उल्लेख हमें मिलता है। जो व्यापारी लोग जब जाते थे तो उनकी रक्षा करते थे, एक तरह से गार्ड्स थे उनके, आप समझ लीजिए। भारत में सबसे जो प्राचीनतम सिक्के का रूप हमें मिलता है उसे कहा जाता है आहत सिक्का। सिक्कों के प्रारंभिक रूप हैं निष्क, कारशार्पण, मांस, काकड़ी आदि। तो जातक कथाओं में हमें जो है निख शब्द मिलता है, निख यानी निष्क। इसी तरह स्वर्ण यानी स्वर्ण, कहापण यानी कारशार्पण के उल्लेख मिलते हैं। निष्क और कारशार्पण को सोने का सिक्का माना जाता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ थोड़ा आयात निर्यात की बात हम कर लें, जो मुख्य रूप से हम लोग जो है आयात करते थे और जो निर्यात करते थे। तो आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में जान लें तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे चावल, गरम मसाला, कपास, केला, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, गोंद, मोर, तोता, गेहूं, घी, तिल, हाथी दांत, कछुए की खोपड़ी, गेंदे के दांत आदि जो थे वो हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। इसी तरह से भारत में आयात की जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं थी। जैसे भारत जो है अक्सर सोना चांदी ज़्यादा मंगाता था, तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, रेशम, ये रेशम चीन से आता था, जिसे कालिदास ने चीनांशुक कहा है। शराब, घोड़े, दासियां विदेशी, खजूर, शिलाजीत आदि ऐसे पदार्थ थे जो कि आयात किए जाते थे। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख किया है। आप इसको जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखिए जो प्राचीन भारत में मौर्यों का जब आप प्रशासन पढ़ेंगे तो मौर्यों के प्रशासन में आप देखेंगे कि जो नगर प्रशासन था, तो नगर प्रशासन में हमें 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। तो वो जो 6 समितियां जो थी, वो 6 समितियां क्या थी, उन 6 समितियों में कई समितियां ऐसी थीं जो कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थी। तो इसलिए जो है आप उनको अगर आप देखेंगे उन 6 समितियों को, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो चौथी समिति थी वो व्यापार, नियंत्रण एवं क्रय विक्रय की वस्तुओं की जांच और उनका जो देय शुल्क था उसे निर्धारित करती थी। इसी तरह से जो 5वीं समिति थी वो तैयार माल का निरीक्षण करती थी और नई पुरानी वस्तुओं की अलग अलग बिक्री की व्यवस्था करती थी। इसी तरह से जो 6ठी समिति थी वो व्यापारिक वस्तु पर देय कर को वसूलती थी। जो 10% कर लगता था तो उसे वसूलती थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बल्कि आप पहली जो समिति थी वो भी इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए ही थी। तो मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख किया है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब आप देखिए पणाध्यक्ष एक पद था, इसे भी याद रखिए। पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से तुला, बाट व मान विभाग का अध्यक्ष जो था उसे कहते थे पौतवाहाध्यक्ष, ये उसके अधीन होता था। भारत और रोम के बीच व्यापार का प्रारंभ जो हुआ था, कई बार पूछ लिया जाता है, अगस्टस वहाँ का एक शासक था, तो अगस्टस के शासनकाल के समय में प्रारंभ हुआ था, जो कि 31 से 14 ईस्वी पूर्व के बीच में इसने अपना शासन किया था। आप देखिए काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, खास करके जब हमारा
यूनानियों वगैरह से इन लोगों से व्यापारिक संबंध बने, तो इसीलिए जो है उसका एक नाम ये भी रख दिया गया यवन प्रिया। तो काली मिर्च को यवन, ये बहुत सारे कंपटीशंस में पूछा गया, तो ये शब्द जो है इसको मैंने हाईलाइट करना भूल गया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, बहुत बार पूछा गया है। इसी तरह से मुजिरिस जो था वो बंदरगाह जो था, वहाँ से काली मिर्च के व्यापार बहुत अधिक होता था, वहीं से जो सप्लाई किया जाता था, वो सबसे बड़ा केंद्र था काली मिर्च के व्यापार का। गुप्त काल में देखिए कुछ शब्द मैंने यहाँ आपके लिए ढूंढे हैं, शब्दावली, कई बार टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है कि क्या है। तो गुप्त काल में तो ऐसे तो बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने आपको थोड़े बहुत आपको दे दिए हैं। तो इससे गुप्त काल में 8 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पहला जो था वो क्रयिक विक्रयिक था, दूसरा क्रय विक्रयिक था, तीसरा जो है वणिक या जिसे आप दुकानदार कहते हैं वो होता था। 2-3 जो आपको याद रखने हैं वो, जैसे गुप्त काल में फेरी वाले को पिपणी कहते थे, इसी तरह से दूसरे गांव में अपना माल बेचने वाले को बलिंजक कहा जाता था। इसी तरह से वर्षा ऋतु को छोड़ करके शेष समय में माल बेचने वाले को खयुंडीय या कक खयुंडीय कहा जाता था। इसी तरह से श्रेष्ठी होता था, श्रेष्ठी का मतलब जानते हैं आप, जो सेठ जिसे कहते हैं महाजन, और सार्थवाह जो कि काफिले का प्रधान होता था, उसको सार्थवाह कहा जाता था। कालिदास ने चीन के रेशम को चीनांशुक कहा है। इथियोपिया से पन्ना और हाथी दांत आया, तो इथियोपिया में बड़े अच्छे किस्म के हाथी जो है वो पाए जाते थे और उनके दांत बड़े लंबे लंबे होते थे, तो इसलिए जो है वहाँ से हाथी दांत मंगाया जाता था। सफ़ेद हाथी भी वहाँ मिलता था। प्राचीन भारत में श्रेणी, थोड़ा सा हम श्रेणियों की बातचीत कर लें। श्रेणी व्यवस्था जो है वो इस पर अभी हमने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने श्रेणियों के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम फिर थोड़ी सी चर्चा श्रेणियों के बारे में कर लेते हैं। तो श्रेणी वास्तव में क्या था, पहले इसे समझिए। तो एक्चुअल में क्या होती थी, ये व्यापारिक श्रेणियां होती थी, व्यापार करने वाली जो श्रेणियां होती थी, और ये व्यापारिक श्रेणियां जो होती थी ये वास्तव में इन्हीं के माध्यम से जो सारा उद्योग वगैरह होता था वो नियंत्रित होता था। जैसे बहुत सारे जो हमारे यहाँ व्यवसाय थे वो श्रेणियों के अधीन ही थे। अब जैसे जितने भी शिल्प उद्योग वगैरह थे प्राचीन काल में, वो श्रेणियों के अधीन ही थे, और ये श्रेणियाँ जो है वो मतलब ये बहुत ही संगठित थी, इसलिए इनको प्राचीन काल में श्रेणी संगठन भी कहा जाता है। तो श्रेणी शब्द जो है वो सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसका प्रयोग पंक्ति के लिए हुआ है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में श्रेणी आयुधजीवी लोगों के संघ के लिए आया है। इसी तरह से कैयट और विज्ञानेश्वर ने एक ही प्रकार के शिल्प अथवा व्यवसाय का अनुसरण करने वाले समूह को श्रेणी कहा है। तो लेकिन आप तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने श्रेणियों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप इतना याद रखिए जो मैंने आपके इस स्लाइड में लिख दिया है कि प्राचीन भारत में श्रेणी एक प्रकार का व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन का ही प्रतिरूप था। प्राचीन ग्रंथों, अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से इनके स्वरूप व संगठन के बारे में विस्तार से पता चलता। एक व्यवसाय में संलग्न शिल्पियों का समूह श्रेणी कहलाता था। यहाँ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से आपको जो सवाल पूछे जाते हैं केवल वही ले रहा हूँ। ये ध्यान रखिए कि इन श्रेणियों का जो मुखिया था वो क्या कहा जाता था, जेठक कहलाता था, जिसके अधीन लगभग 500 परिवार होते थे। 500 परिवार यानी जो शिल्पियों के परिवार होते थे, जो एक ही तरह का। तो देखिए हर तरह, एक तरह का व्यवसाय करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनकी
अलग अलग श्रेणी, तो ढेर सारी श्रेणियाँ होती थी, ढेर सारे उनके मुखिया होते थे, ज्येष्ठक होते थे। तो श्रेणियों का प्राचीनतम उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। और ये श्रेणियाँ जो है वो बैंकों की भांति ऋण देने और अपने सदस्यों को विवादों में न्याय देने का काम भी करती थी। इनका अपना झंडा होता था। कुछ श्रेणियाँ अपने सिक्के भी जारी करती थी। महाभारत में श्रेणी बल शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सैनिकों का समुदाय। तो ये श्रेणियाँ जो है दान वगैरह भी देती थी, लोक कल्याण का कार्य भी करती हैं। जैसे आगे अभी आप देखेंगे मंदसौर अभिलेख एक हमें मिलता है जिसमें श्रेणियों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। तो व्यापार वाणिज्य पूर्व गुप्त काल तक श्रेणियों के अधीन संगठित था। सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों की श्रेणियां थी। व्यापारिक संघों को श्रेणी, निगम, पूग, संघ, व्रात आदि के नाम से जाना जाता था। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये निगम, पूग, संघ, व्रात, श्रेणी ये सब किससे संबंधित है, तो आपको इतना ही उत्तर देना है। ऑप्शन रहेगा उसमें एक कि व्यापार से संबंधित। जातकों में ये सवाल पूछा गया है कि कितनी श्रेणियों का उल्लेख है, तो जातकों में 18 श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन शब्द मिलता है। महाजनों का नाम श्रेष्ठी से ही आगे चल के सेठ हो गया। अब जैसे कि ये अपभ्रंश हो गया, श्रेष्ठी संस्कृत शब्द है, आगे चल के अपभ्रंश में वही सेठ हो गया। तो जिसे आप सेठ जी कहते हैं आजकल। तो कौटिल्य के अनुसार श्रेणियां बैंकों का काम करती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इनका जिक्र मिलता है। तो जिस मद में धन जमा किया जाता था उसे अक्षय निधि कहते थे। जैसे बैंक में पैसा हम लोग जमा करते हैं तो हम कहते हैं बैंक में जमा कर दिया, इसी तरह से उस समय कहा जाता था कि अक्षय निधि में जमा कर। महाजन को धनिक तथा उधार लेने वाले को धारणिक कहते थे। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप याद कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह से कुछ और सवाल ले लीजिए। श्रेणियों के न्यायालय भी होते थे जिनके द्वारा श्रेणी के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता था। कहने का मतलब वो कुछ उल्टा सीधा काम न करें, तो एक तरह का उनके मन में भय रहता था। मंदसौर के रेशम के बुनकरों की श्रेणी के दान का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि श्रेणियाँ जो हैं कुछ लोक कल्याण का काम भी करती थी, तो ये श्रेणियाँ जो है वो लोक कल्याण से भी जुड़ी हुई थी। इसी तरह से मित्रों बहुत सारे, अब जैसे मगध जो था वो सबसे, आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा, तो 16 महाजनपदों में मगध जो था वो सबसे अधिक ताकतवर था। क्यों? क्योंकि उसके पास लोहे के अपार भंडार थे, खाने थी वहाँ पे, और वो अच्छे किस्म के औजार हथियार वगैरह बनाता था। तो जिसके कारण वहाँ पर कृषि और उद्योग बड़ी तेज़ी से विकसित हुए और मगध धीरे धीरे देखते देखते जो है वो सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया। महाजनपद से राज्य बन गया और राज्य के बाद साम्राज्य बन गया। देखिए बैंकरों को कई नामों से पुकारा जाता था। बैंकर यानी जो महाजन थे। बैंकर जो है ये आधुनिक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। उस समय के लिए आप महाजन शब्द, तो महाजनों को श्रेष्ठी, चेट्टी या चेट्टियार कहा जाता था, जो आवश्यकता के समय जो उद्योग लगाने वाले लोग जो थे उनको धन उधार दिया करते थे ब्याज पर। और तो अच्छी नस्ल के घोड़े अरब और शराब कपिसा से मंगाया जाता था। श्रीलंका और अफगानिस्तान से चांदी का आयात होता था। मथुरा जो है वो एक विशेष प्रकार के सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था जिसे सटका कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए चुने थे, ये आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे। आगे इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा तो उसमें कुछ और चीज़ें लूँगा। तो फिर एक बार मैं आपसे अपील करता हूँ कि देखिए आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको और किस चीज़ पे चाहिए वीडियो, तो मैं उसको बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।